अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर आमिर एंड वेलकम टू अवर टुडेज़ हेल्थ सेशन। आज जिस डिज़ीज़ को हम डिस्कस करेंगे उसे कहते हैं कंजक्टिवाइटिस यानी आशूब चश्म या फिर आँख का आ जाना। इससे पहले कि हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कम्युनिटी में शेयर कीजिए फॉर द सेक ऑफ़ हेल्थ अवेयरनेस, ताकि सब लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। ओके जी, कंजक्टिवाइटिस होता क्या है? आशूब चश्म क्या बीमारी है? बेसिकली इसको पिंक आई भी कहते हैं, रेड आई भी कहते हैं। एक इन्फ्लेमेशन होती है हमारे थिन ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, सफ़ेदी जो होती है हमारी आँख की, उसके बीच में एक लेयर होती है, उसकी इन्फेक्शन को हम लोग ये आशूब चश्म कहते हैं। अच्छा, ये इन्फेक्शन एलर्जीज़ की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है या इरिटेंट्स की वजह से हो सकता है, जिसकी वजह से ये लाल हो जाती है और आपको धुंधलापन भी इसमें से देखने को मिलेगा। फिर मैसेज में मुझसे एक सवाल किया गया कि डॉक्टर साहब इसकी टाइप्स क्या होती हैं या आखिर ये कितनी टाइप्स की होती हैं? तो बेसिकली ये मेनली 3 टाइप्स की होती हैं। अगर ये वायरल है तो ये एडिनोवायरस की वजह से होता है, फिर अगर ये बैक्टीरियल है तो फिर ये स्टेफिलोकोकस होगा या स्ट्रेप्टोकोकस होगा, उसकी वजह से ये होगा। और फिर अगर ये एलर्जिक है तो फिर एलर्जिक ट्रिगर्ड जो होते हैं, जो एलर्जेंस होते हैं, उसकी वजह से ये होता है। अब ये स्मोक भी हो सकता है, फिर ये केमिकल भी हो सकते हैं, ये पोलन भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट डिज़ीज़ की डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं। फिर एक सवाल मुझसे किया गया कि डॉक्टर साहब काजेज़ क्या हैं? तो काजेज़ वही हैं जो मैंने आपको पहले बताया कि ये वायरल भी हो सकता है, ये बैक्टीरियल भी हो सकता है और एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं, जो कि पोलन हो या फिर आपके पास कोई पेट है अगर घर में, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। अब अगर ये इरिटेंट होंगे तो ये स्मोक या केमिकल्स की वजह से होंगे, अगर पहले से कोई अंडरलाइन काज़ है आपकी डिज़ीज़ का, तो उस वजह से भी हो सकता है। इसमें आपकी आँख लाल हो जाएगी, ख़ारिश शुरू हो जाएगी, डिस्चार्ज होगा, एक बेचैनी सी महसूस होगी, आँख की तरफ डिस्कम्फ़र्ट सा महसूस होगा। अच्छा, फिर एक मुझसे सवाल किया गया कि डॉक्टर साहब ये आँख पिंक क्यों हो जाती है इस डिज़ीज़ में, ऐसी क्या रीज़न है? तो ये पिंक इसलिए हो जाती है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हमारी जो सफ़ेद पुतली है उसके बीच में जो लेयर है, जब वो इन्फेक्ट होती है तो उसके जो ब्लड फ्लो है हमारा, वो उस जगह बढ़ जाता है। उसके बढ़ने की वजह से रिज़ल्ट ये होता है कि आपकी आँख जो है वो लाल हो जाती है, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है और फिर ये किसी वजह से भी ट्रिगर हो सकती है, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका। अब ये है कि इसको डायग्नोज़ कैसे करते हैं कि हमें ये हुआ है, अब ये वायरल है, बैक्टीरियल है या क्या है, इसको कैसे डायग्नोज़ करते हैं? तो डायग्नोज़ इसको आपका जो फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन होगा पहले, जो डॉक्टर आपके करेंगे, उसके बाद वो रिव्यू करेंगे, कुछ शायद ब्लड लेबॉरेटरी टेस्ट अगर ज़रूरत हुई तो। नहीं तो फिर वो आपको बताएँगे कि ये वायरल है, बैक्टीरियल है या इरिटेंट्स है। लेकिन किसी सर्टेन कंडीशन में कुछ टेस्ट ज़रूरी भी होते हैं, वो हम करते हैं। मिसाल के तौर पे स्वाब टेस्ट भी बाज़ औक़ात आपको रिकमेंड करेंगे कि वो आप स्वाब टेस्ट करवा लें, तो एक रिज़ल्ट आ जाए, तो फिर ट्रीटमेंट उसी तरह शुरू की जाए। क्योंकि अगर वो बैक्टीरियल है तो उसकी अपनी ट्रीटमेंट है, वो अगर वायरल है तो उसकी अपनी है और एलर्जिक है तो अपनी है। अच्छा, इसके साइन एंड सिम्पटम्स क्या होंगे? किस तरह पता पड़े कि मुझे ये डिज़ीज़ हो गई है आशूब चश्म की, या कोई और रीज़न तो नहीं है? तो इसमें आपको रेडनेस होगी, आँखों से आँसू बहना शुरू हो जाएँगे, ख़ारिश शुरू हो जाएगी, डिस्चार्ज आँखों से निकलना शुरू हो जाएगा, तो और एक डिस्कम्फ़र्ट जैसे मैंने पहले बताया वो शुरू हो जाएगी। क्रस्टिंग जो है आईलिड आपके ऊपर जो है वहाँ एक जमा होना शुरू हो जाती है। अगर आप लाइट को देखेंगे तो एक सेंसिटिविटी सी आपको डेवलप हो जाएगी, नज़र आपको सही नहीं आएगा, आँखें थोड़ी-सी सूजन हो जाएगी। तो ऑल दीज़ थिंग्स आर कॉमनली नोन एज़ आशूब चश्म। अच्छा, अब पूछा गया डॉक्टर साहब ये सीज़नल है या ऐसे ही होती है? तो अगर इसको मैं ये कहूँ कि ये सीज़नल मुकम्मल तौर पे नहीं है, तो ये गलत है। किसी हद तक ये सीज़नल है और सीज़नल इसलिए है क्योंकि किसी सीज़न में जैसे पोलन के सीज़न्स होते हैं और उसमें अगर ये चीज़ें होती हैं तो फिर ये डेफ़िनेटली अफ़ेक्ट करती हैं आपकी आइज़ को, इवन आपके रेस्पिरेशन को भी अफ़ेक्ट करती हैं। तो अब उसका तरीका ये है कि आपको एक अच्छी हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। ये जो इरिटेंट्स हैं जैसे पोलन हो गया है क्या, तो इनसे ज़रा दूर रहना चाहिए, स्मोक वगैरह इनसे दूर रहना चाहिए, कुछ बेहतर हो सकती है। अब अगर ये हो जाए तो फ़र्स्ट एड क्या है? फ़ौरन इंसान को क्या करना चाहिए कि जब तक वो डॉक्टर के पास पहुँचे या क्या? तो इसमें ये होता है कि इसमें शुरू में तो ये है कि अपने हाथों को ख़ास करके साफ़ रखें, क्योंकि आपके हाथ ही हैं जो हर जगह जाते हैं। फिर आप जो कर कोई टॉवेल या कोई रुमाल यूज़ कर रहे हैं, तो वो साफ़ होना चाहिए और वो सिर्फ़ आपका ही होना चाहिए, किसी और से लेकर उसको आप अपनी आँख में यूज़ ना करें और ना किसी और को दें कि वो ये यूज़ करे। कुछ ड्रॉप्स होते हैं, वो आपको डॉक्टर आपके रिकमेंड कर देंगे, वो आप ड्रॉप्स यूज़ करेंगे तो 1 से 2 दिन में काफ़ी आप बेहतर महसूस करेंगे इस चीज़ों को।
अच्छा, अब ये है कि कौन लोग हैं जो इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं? इसकी कोई ऐज नहीं है, हर ऐज के लोग इससे मुतासिर हो सकते हैं। हाँ, लेकिन बच्चे ख़ास करके, बच्चे इससे ज़्यादा मुतासिर होते हैं क्योंकि वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में होते हैं जहाँ पर क्लोज़ कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। स्कूल हो गया, डे केयर हो गया, तो इन चीज़ों पे बच्चों के क्लोज़ कॉन्टैक्ट होने की वजह से ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। फिर कॉन्टैक्ट लेंसेज़ जो लोग यूज़ करते हैं उसमें भी ये देखा गया है कि वो लोग भी ज़्यादा सफ़र करते हैं इस डिज़ीज़ से। तो इसमें यही है कि आप अपनी हाइजीन को मेंटेन करें, हाथों को ख़ास करके हमेशा साफ़ रखें ताकि कभी भी आप किसी चीज़ को टच करें तो ये प्रॉब्लम ना हो। अब इसकी एहतियात क्या है? प्रिवेंशन क्या है इसकी? बेसिकली अगर आप उसको प्रिवेंट करेंगे तो इसमें वही चीज़ जो मैंने पहले बताई कि हाइजीन को अच्छा करना है और आँख को बार-बार हाथ ना लगाएँ। आपने कहीं हाथ रखा, कहीं इधर हाथ रखा, उधर हाथ रखा, फिर आपने आँखों को हाथ लगाया, तो हो सकता है वो वायरस जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए और फिर वो आपका आशूब चश्म या इस डिज़ीज़ का सबब बन जाए। तो हाथों को मुसलसल धोते रहना चाहिए। किसी भी चीज़ को आप हाथ लगाएँ, आँख को हाथ लगाएँ, कान को हाथ लगाएँ, मुँह को हाथ लगाएँ, तो योर हैंड्स शुड बी क्लीन। अच्छा, एक्सपोज़र अगर आपका होगा इरिटेंट को तो उसको भी प्रिवेंट करें, ज़्यादा ऐसे एक्सपोज़र में ना जाएँ जहाँ ये डिज़ीज़ डेवलप हो सके। अच्छा, अब इस सवाल किया गया कि डॉक्टर साहब इसकी कोई वैक्सीन है कि हम लगवा दें और हमारी जान छूट जाए ज़िंदगी भर इसके लिए? तो अपैरेंटली अभी तक आज की डेट तक तो इसकी कोई वैक्सीन नहीं है कि इसको आप लगाएँ और आपकी जान छूट जाए। तो हालाँकि कुछ वैक्सीन हैं जो इस वायरस से को कंट्रोल कर लेती हैं, लेकिन उसको हम लोग मुकम्मल ये नहीं कह सकते कि आपने वो वैक्सीन लगा दी तो यू विल बी सिक्योर। प्रोटेक्टिंग आपको अपनी हाइजीन जो है ना उसका ही ख़्याल करना है और अपने आप अपना एक्सपोज़र नहीं देना है ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ ये चीज़ डेवलप हो सके। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं इसके, किन वजह से ये हो सकती है? तो मैंने पहले ही बताया कि रिस्क फैक्टर्स इसके क्लोज़ कॉन्टैक्ट्स हैं। पहले से अगर कोई डिज़ीज़ है किसी को और आपके साथ उसका उठना-बैठना है, मिलना-जुलना है तो हो सकता है। स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं तो उनको ये हो सकती है। डे केयर सेंटर में जो काम करते हैं, क्लोज़ कॉन्टैक्ट में होते हैं, उनको हो सकती है। या अगर पहले से कोई बीमारी है आपको तो भी ये हो सकती है। उसके अलावा अगर आपका एक्सपोज़र है स्मोक में या पॉलेंस में या कोई ऐसी केमिकल्स में जो आपके आँख को मुतासिर करेगी, ऐसी कोई होंगी तो वो भी ये चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, इसमें फिर एक और ये है कि क्या है फिर, अच्छा फिर किसी ने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब क्या अगर मुझे ये हो जाए तो क्या मैं मर जाऊँगा या मैं इट्स फैटल? इज़ इट फैटल या मुझे हो जाए तो क्या मैं मर जाऊँगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। आशूब चश्म कोई ऐसी डिज़ीज़ नहीं है जो फ़ेटल हो या लाइफ़ थ्रेटनिंग हो। अलबत्ता ये ज़रूर हो सकता है कि सर्टेन कंडीशन में अगर ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाए तो आपकी विज़न को, आपकी नज़र को, आँखों की नज़र को ज़रूर प्रॉब्लम दे सकती है ये। उसके लिए मेडिकल अटेंशन ले लीजिए, अपना चेकअप करा लीजिए और एज़ पर डॉक्टर रिकमेंडेड उसको फ़ॉलो कीजिए तो यू विल बी गेट वेल सून। अच्छा, फिर मुझे मैसेज में किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब ये कितने दिन चलती है? हाउ मेनी डेज़ इट विल गोज़? मैं कब तक ठीक हो जाऊँगा? तो इसमें डिपेंड करता है कि आपको इन्फेक्शन हुआ कौन-सा है। अगरचे ये वायरल है फिर तो 1 से 7 दिन में आप ठीक हो जाएँगे और अगर बैक्टीरियल है तो फिर एंटीबायोटिक के शुरू होने से होते ही मेरे ख़्याल 2-3 दिन में आप बेहतरी में देखना शुरू कर देंगे। और अगर एलर्जिक है तो तब तक आप शायद ठीक ना हों जब तक आप उस एलर्जी से दूर नहीं हो जाते, क्योंकि अगर आप ठीक हो भी रहे होंगे तो एलर्जी दोबारा ट्रिगर करेगी, देन अगेन यू विल गो देयर। अच्छा, फिर पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब क्या इसमें सनग्लासेस का कोई रोल है? डेफ़िनेटली सनग्लासेस का बहुत बड़ा रोल है। सनग्लासेस बेसिकली एक शील्ड बना देता है आपके और एनवायरनमेंट के बीच में, जो आपको प्रोटेक्ट करती है डस्ट से, विंड से, इवन अल्ट्रावायलेट रेज़ से, और वो चीज़ें जो आपके आँख के लिए बिल्कुल मुज़र हैं, उन चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट करती है। और देखा भी गया है कि वो लोग जो सनग्लासेस यूज़ करते हैं वो इस डिज़ीज़ से कदरे महफूज़ रहते हैं बनिस्बत उनके जो इन चीज़ों को यूज़ नहीं करते हैं। मेरे ख़्याल में ये छोटा-सा एक हेल्थ अवेयरनेस का सेशन था इस आशूब चश्म के हवाले से। अपना ख़्याल कीजिए और एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल कीजिए ताकि आप और आपके बच्चे इस डिज़ीज़ से महफूज़ रहें। अपना ख़्याल कीजिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख़्याल कीजिएगा। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।